वो जानते हैं ना इनको एक बोतल दारू देंगे, एक साड़ी दे देंगे, काफी है, उतना काफी है, तो ये विकास करने का नौटंकी कौन करेगा? जब तक मिले खाते रहो, जब तक मिले अपने जेब में रखते रहो। इनको जब मिलेगा एक बोतल दे देंगे, हो गया, शाम को दिया, सुबह वोट ले लिया, यही करते हैं ना। और आप क्या करते हो मेरे भाइयों? उसी में बीत जाते, उसको इतना बड़ा अधिकार दे देते हो अपना, जो वोट का अधिकार है, जो आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाला अधिकार है, वो आप सीधे सीधे दे देते हो एक बोतल में। जबकि आप सब अंबेडकर को जानते होंगे। अंबेडकर जी एक ऐसे नेता हुए मेरे दलित भाइयों, आपका बेटा ऐसा बेटा हुआ कि वोट के अधिकार के लिए गांधी को भी स्वीकार नहीं किया। कहा गांधी अगर जब तक तुम दलित भाइयों को वोट देने का हक नहीं दोगे, तब तक हम तुम्हारे मिशन को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना बड़ा चैलेंज करके, और भारत में संविधान निर्माण करने वाला आपका ही संतान, आपका ही बेटा है। सुहेल देव का नाम सुने होंगे मेरे दलित भाइयों। सुहेल देव एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो पूरे दलित भाइयों का मान थे, सम्मान थे, पहचान थे। उन्होंने इतना तो इतना मुगल सम्राट को भी तबाह किया था, वो सुहेल देव को भी आप भूल जाते हो और अपना वोट चंद पैसों में बेच देते हो मेरे भाइयों। इसलिए अतीत को पहचानो। यदि आपको अपना हक चाहिए, अपने बाल बच्चों का हक चाहिए, तो किसी नेता का राहत नहीं लो, उस नेता का हाथ पकड़ के बोलो कि अब हमको राहत नहीं, हमको रोजगारी चाहिए, हमको रोजगारी दो, राहत नहीं चाहिए, तुम्हारी भीख हमको नहीं चाहिए। जब तक आपको रोजगारी नहीं मिलेगा, तब तक आपके बाल बच्चों का लालन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमको राहत नहीं दलित भाइयों, हमको रोजगारी चाहिए। अब बताइए, आज 3 तरह का सरकार बना बैठा, हमारी हालत क्या है? प्रत्येक दिन 1000 से 1500 युवा एयरपोर्ट से विदेश जाता है, इसका जिम्मेदार कौन? प्रत्येक दिन महिलाओं का बलात्कार होता है, इसका जिम्मेदार कौन? अस्पताल में दवा और इलाज नहीं होता है, इसका जिम्मेदार कौन? स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उसका जिम्मेदार कौन? हमारा युवा भाई दर बदर भटकता है, इसका जिम्मेदार कौन? आपको रोजगारी नहीं दिया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन? आपके साथ अन्याय किया जाता है, आपका घर तोड़ा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन? कौन है? आपने तो अपनी सारी सरकार बना ली, आपने तो अपना सारा व्यवस्था बना लिया, लेकिन आपके जीवन के अवस्था में कोई सुधार आया? इसका जिम्मेदार कौन? आने वाले इलेक्शन में जरूर पूछिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन? आज 1 बरस में प्रदेश नंबर 2 में 62 से ज्यादा दलित भाइयों की हत्या की जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? प्रदेश नंबर 2 में 1 बरस में 168 महिलाओं का बलात्कार होता है, उसका जिम्मेदार कौन? प्रदेश नंबर 2 में सबसे ज्यादा गरीबी है, इसका जिम्मेदार कौन? प्रदेश नंबर 2 में सबसे ज्यादा शिक्षा है, इसका जिम्मेदार कौन? बोलिए कौन है इसका जिम्मेदार? आपने तो सारी सरकारें बना ली, तो वो सरकार आप बनाए हैं केंद्र में, जिसका व्याख्यान मैंने कर दिया कि वो आपके खून प्यासा है सरकार, वो आपका सरकार नहीं है, वो आतंकवादियों का सरकार है, वो इंसानों का सरकार नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया ने जिसको आतंकवादी कहा, वो हमारा सरकार बना बैठा है, वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, वो सरकार हमारा हो ही नहीं सकता। और उसी सरकार में से उसी सरकार का बेटा, उसी सरकार का छोटा भाई हमारे उपेंद्र जी भी कम नहीं है। जब मधेश में आंदोलन हुआ, 62-63 में मधेसी आंदोलन कर रहे थे, तो उपेंद्र जी हमारे माओवादी में थे, माओवादी। और माओवादी जानते हैं ना क्या किया? खैर वो कम्युनिस्ट वाला में आ गया, अब ज्यादा समय है नहीं। माओवादी ने तो इतना किया मेरे भाइयों कि आपको इतने ग्रुप में बांट दिया, इतने समूह में बांट दिया कि आप एक दूसरे का खून बहाए, आप एक दूसरे का चंदा लिए, आप एक दूसरे का गला काटे कि नहीं काटे। कहा ये दलित मुक्ति मोर्चा, ये मुस्लिम मुक्ति मोर्चा, ये मधेसी मुक्ति मोर्चा, ये थारू मुक्ति मोर्चा, इतना मोर्चा बना दिया। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में भिड़ रहे हैं, और कहा कि जाओ मधेसियों
मधेसियों से चंदा अतंग करो। हम ही लोग को एक दूसरे पे चंदा लगाने का काम किया और हम चंदा उठा के दिए किसको? वो चप्पल छाप प्रचंड को दिए, जो एक मास्टर हुआ करता था, एक टीचर हुआ करता था प्राइमरी स्कूल का, आज अरबपति का मालिक बना बैठा है। तो पूरा के पूरा माओवादी ने हमको डिवाइडेड किया। जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने नीति लाया था डिवाइडेड एंड रूल, फोड़ो और राज करो, इसी प्रकार ये माओवादी ने क्या किया? इन मधेसियों को फोड़ो तोड़ो और राज करो, वही किया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सुखीपुर नगर पालिका में, इस सिराहा में भी वो कम्युनिस्ट आकर के जीत के चला जाता है। धिक्कार की बात है, ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ की बात है कि जिसको हमारे पूर्वजों ने निशाचर कहा, वो निशाचर लोग आज हमारे ऊपर शासन करते हैं। इतने अच्छे विद्वान लोगों के ऊपर वो लोग राज करते हैं। वह माओवादी ने किया मेरे भाई। और उसी माओवादी में रहे उपेंद्र जी, जब इनको मंत्री नहीं बनाया, जब वहां से लात मारा, तो ये आकर के मधेसी जन अधिकार फोरम बना लिया। और उसी कांग्रेस में रहे बाबा महंत ठाकुर जी, विज्ञान प्रविधिक के मंत्री थे मेरे भाइयों। जब मधेश आंदोलन हुआ था, विज्ञान और प्रविधिक के मंत्री थे। क्या कहते थे? मधेश का आंदोलन तो पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, एक दो फूटेगा मधेसी चुप। लेकिन जब देखा मेरे भाई 54 से ज्यादा मेरे भाई अपनी जान दे दिया, हजारों से ज्यादा अपांग हो गए, सैकड़ों जेल में चले गए, तो वहां से भाग के तमालुपा गठन किया। वही विजय कुमार गच्छदार थे, वहां से भागे, विजय गद्दार जी वहां से भागे और यहाँ पे बना लिए, वो भी आ गए उसी फोरम में। और वहीं पर रहे शरद सिंह भंडारी, वहीं पे रहे फलाने चिलाने, जितने ये छक्का पंजा वाले जितने हैं, ये सब भाग भाग के आकर के यहाँ पे एक सिंडिकेट खड़ा किया, एक ग्रुप खड़ा किया, लुटेरों का एक संगठन बनाया और जोड़ दिया हमारे सेंटिमेंट से। कहा मधेसी हो तुम, मधेसियों को ही वोट दो, वरना सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और हमारा वोट लेकर के ये बेचने का काम किसको किया? वही शासकों को किया। आप यहाँ आंदोलन करते हैं, राजेंद्र महतो जैसे लोग, जैसे तस्कर लोग यहाँ आपको आंदोलन करते छोड़ देता है और काठमांडू में जाके विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बना के चला आता है। और उपेंद्र यादव जैसे लोग रात भर दिन भर आपसे आंदोलन करवाते हैं और इनके चिमचा बेलचा जितने थे वो रात भर तेल का तस्करी करते थे। और यही उपेंद्र यादव जी कहते थे जब तक संविधान पुनर्लेखन नहीं होगा तब तक हम चुनाव में नहीं जाएंगे। हमारे 60 भाई मारे गए और ये चुनाव में भी चला गया। और सिर्फ चुनाव में नहीं गया, जिस कम्युनिस्ट पार्टी, जिस केपी ओली के विरुद्ध में आंदोलन करवा रहे थे, उसी के साथ जाके वो प्रधानमंत्री बन गए। और सिर्फ वो प्रधानमंत्री नहीं बने मेरे भाइयों, इन्होंने कहा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को, केपी ओली को मधेश निषेध किया जाएगा, लेकिन उसी केपी ओली को ला करके आपके इसी जनकपुर में स्वागत भी करवाया और बड़ा बड़ा द्वार भी बनवाया, ताली भी बजवाया। बोलिए ये हमारा सरकार हो सकता है? ये हमारे लोग हो सकते हैं क्या? ये हमारा सरकार कभी हो सकता है? इसलिए ये भी उन्हीं के द्वारा भेजे गए दूतों का संगठन है, उन्हीं के एजेंटों का संगठन है, उन्हीं के शाखा संतानों का ये संगठन है जो आज जसपा बना हुआ है। ये मधेसियों का संगठन नहीं है, क्योंकि ये आए वहीं से हैं और जा भी वही रहे हैं। आप देख रहे विजय गच्छदार, विजय गद्दार जैसे लोग चले गए ना, अब इनकी बारी है। अब कभी आप लोग समाचार में भी सुनते होंगे कि राजन महतो केपी ओली के साथ जाने की तैयारी, उपेंद्र यादव फलाने ओली के साथ जाने की तैयारी, महंत ठाकुर कांग्रेस में मिलने की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भैया जिसका बेटा होगा उसी के घर में जाएगा ना, दूसरे से अंश मांगने थोड़ी जाएगा। तो ये तो है उन्हीं के शाखा संतान और उन्हीं के दूत हैं, उन्हीं के एजेंट हैं, वही काम कर रहे हैं। ये करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। तो अभी तक खास करके कहिए, अगर एक शब्द में कहा जाए, देखिए झूठ हम नहीं बोलते, ये जनमत वाली झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम नेता खानदानी नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ किया यही जनमत पार्टी के लिए किया, आपके लिए किया। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो एक शब्द में कहा जाए तो नेपाल में अभी तक जनता के लिए कोई पार्टी ही नहीं बना है, केवल बना है तो एक सिंडिकेट बना है, एक दूसरे के विरुद्ध में बना हुआ संगठन है। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बनी। जैसे आप देख लीजिए राजा के विरुद्ध में 1903 से क्या हुआ, यहाँ पे 1903 में राणा शासन आया
और वो किसके विरुद्ध में आया? राजा के विरुद्ध में आया। और उसी राणा के विरुद्ध में क्या बना? नेपाली कांग्रेस बना। और उसी नेपाली कांग्रेस के विरुद्ध में क्या बना? कम्युनिस्ट बना। और उसी हिमालय के विरुद्ध में क्या बना? माओवादी बना। और उसी माओवादी कम्युनिस्ट के विरुद्ध में क्या बना? मधेसी जन अधिकार फोरम बना। तो यहाँ जनता के लिए कौन पार्टी बनी है? यहाँ तो नेता अपने कुर्सी के लिए, हमको यहाँ नहीं मिला तो हम दूसरा घर बना लेते हैं, उस तरीके से यहाँ पे पार्टी बनाई गई। जनता के लिए कोई पार्टी नहीं बना। अब जनता के लिए बना है तो केवल जनमत पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। और हम सब जनता से पूछ करके पार्टी बनाए हैं, इसलिए अधिवेशन कर रहे हैं। किसी पार्टी ने वार्ड का अधिवेशन, गांव का अधिवेशन, नगर का अधिवेशन, क्षेत्र का अधिवेशन करके दिखाया? हम सब तो वही कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जनता के लिए हैं, क्योंकि जनता हमारा, हमारे बाप दादा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, उनको हम कैसे छोड़ेंगे भाई? अपने को यदि छोड़ दिए, सिराहा से चुनाव लड़ते हैं तो कभी सप्तरी चले जाते हैं, और जब सप्तरियों से नहीं हुआ तो आप पता नहीं कहीं हो सकता है सिराहा में चले आए फिर से। इसलिए ऐसे भगौड़ों से सावधान रहिएगा। हम लोग आपके हैं, आपके बेटा है, आपके बच्चे हैं। यदि हमारी बात में कोई गलती भी हो तो आप लोग बैठा के सुझाव दीजिए, झापड़ मार के दीजिए सुझाव, हम लोग को स्वीकार है। लेकिन इन आतंकवादियों का सरकार मधेश की मिट्टी पे अगर गरजे, वो हमको स्वीकार नहीं है। कि मधेसी हमेशा से शेर रहा है और वो पुनः अपनी शेर वाली दहाड़ को फिर से मधेश में गर्जन करना चाहता है। उसके लिए जनता की सरकार चाहिए। अभी तक क्या है? नेताओं की सरकार है। अभी तक क्या है? कर्मचारियों का सरकार है, जनता का सरकार नहीं है। इसलिए हम सब ने क्या कहा था इन लोगों से? वोट तो आपसे लेते हैं, आंदोलन आपसे करवाते हैं, नाकाबंदी आपसे करवाते हैं, लेकिन वो वोट लेकर के सांसद किसको बनाते हैं? नरमाया ढकाल को सांसद बनाते हैं। ये लोग जिसका नाम है आप नहीं सुने हैं, वैसे लोगों को सांसद बनाते हैं। अपने साली संधिनी को बनाते हैं, और उससे भी जब पूरा नहीं होता है तो अपने गर्लफ्रेंड प्रेमिका को भी सांसद बना देते हैं। लेकिन मेरे भाई को जो आंदोलन करता है, इनके लिए खून पसीना बहाता है, इनके लिए मंच बनाता है, पर्चा लगाता है, वैसे युवा भाइयों के लिए लोग कुछ भी नहीं करते और करेंगे भी नहीं। याद कीजिए, अब इस भ्रम में आप लोग छोड़ दीजिए कि ये कम्युनिस्ट कांग्रेस जसपा युवा सबको मौका देगा, चांस देगा, आप लोग भूल जाइए। क्योंकि वो ढूंढता है करोड़पति को, जो सूटकेस लेकर के पैसा लेकर के जाएगा, उसी को टिकट देता है, उसी को अपना नेता मानता है। यह आंदोलनकारियों को नेता नहीं मानता है। और इसका उदाहरण आपके इसी मिर्चैया में मेरे एक भाई ने उस दिन मिले थे परसों, वो भी कह रहे थे कि क्या करें मेरे भाई, हम जिला के उपाध्यक्ष हैं, इसी समाजवादी के जिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमने तो उपेंद्र यादव को भी चैलेंज किया, उनके भाई का वीडियो भी सार्वजनिक हुआ था कि उपेंद्र जी तुम हमारे लिए नहीं हो, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम लोग गलत कर रहे हो। तो खुद आप महसूस कर रहे हैं, उसको हमको कहने की क्या जरूरत। और इसीलिए तो जनमत पार्टी आपके लिए पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म खुला रखा। आओ, आपका स्वागत करते हैं, आप आइए हमारे साथ, आप ही लोग नेता रहिए, आप ही लोग लड़िए, आप ही लोग जीतिए, लेकिन अपने बहन, अपने बाल बच्चों, अपने बुजुर्गों का जो है अपना सम्मान किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। इसलिए आप ही लोग नेता बनिए, आइए, आपका स्वागत है, आपका गला भी मिलाएंगे, सीना भी मिलाएंगे मेरे भाई। और वक्त आएगा तो गला कटाने की हिम्मत भी स्वराजी रखता है, एक एक मेरा भाई रखता है। इसलिए हम लोग सदैव ये लाल गमछा, लाल रुमाल को हमेशा गर्दन में लटका के घूमते हैं। ये फांसी का फंदा का निशान है कि हमको मरना भी पड़ेगा तो इस धरती के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन इन अत्याचारियों के हाथ में मधेश की सत्ता को नहीं देंगे, इनका अत्याचार मिटा के रहेंगे। इसलिए अब आप सबको भी समझना होगा, आप किसी भी पार्टी में क्यों ना लगे हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, मतलब नहीं, लेकिन आओ, ये आपका घर है। अरे मेरे भाई, भाड़ा के घर पे कब तक रहोगे? जब तक रहोगे ना, जब तक उसको किराया दोगे, रेंट तीरते रहोगे, तब तक रहोगे ना। और जिस दिन भाड़ा देना छोड़ दोगे, क्या करेगा? वो घर से निकाल देगा। ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये जसपा
भाड़ा का घर है मेरे भाइयों। जब तक आप अपने गांव से, अपने लोगों से इनको वोट दिलवा रहे हो, तब तक ये आपके हैं। जिस दिन वोट दिलवाना छोड़ दोगे, ये वहां से आपको लात मार के निकाल देंगे। लेकिन जनमत पार्टी आपकी पार्टी है, आपका संगठन है, ये आपका घर है, झोपड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये आपका है। इसमें से निकालने का हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए निसंकोच आप सब इनका क्रियाशील सदस्यता जला करके और जनमत पार्टी में पूरा के पूरा लगिए। आप जिस काबिल में हो उस काबिल पे रहिए, नेता बनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन शर्त एक है, जनता राज लागू करना होगा, मधेश की समस्या का समाधान करना होगा। छोटा सा बात, कैसे समाधान करोगे? जनता राज क्या है? कुछ लोग यहाँ पे होंगे, तो जब हम लोग चले जाएंगे ना, तब वो यहाँ पे कहेंगे, कुछ लोग को बुला बुला के कहेंगे, जनता राज, जनता राज, रोजगारी रोजगारी करता है, इसके घर में रोजगारी धरा है, या सी के रोज रोजगारी बांध के लाए हैं जो दे देंगे। ये क्या है जनता राज? ये तो सब वैसे है कहेगा, ये सब वैसे हैं, जैसे थे वैसे हैं कहेगा। इसलिए उनको भी बताना चाहता हूँ कि जनता राज क्या है। आज एक वार्ड में आपको, वार्ड कार्यालय में आपको जाना पड़ता, सिफारिश लेने के लिए जाना पड़ता, आपको जन्मदर्ता, ब्याहदर्ता, कोई भी चीज हो जाना ही पड़ता। वहां पे आपके साथ क्या होता है? हफ्तों लाइन लगना पड़ता, नेता सबका जो है हाथ जोड़ना पड़ता, कर्मचारी को घूस भी देना पड़ता, तब जाकर के आपको एक सिफारिश मिलता। लेकिन उसी जगह पे एक रूम बना दिया जाए, एक कोठा बना दिया जाए, उसमें सोफा कुर्सी रख दिया जाए, एक कर्मचारी रख दिया जाए। जो लोग भी उसमें सिफारिश लेने के लिए जाते हैं, वो कर्मचारी का काम पहले उनको बैठाओ, अच्छे चाचा चाची भैया भाभी जो भी हो जाए, उनको पहले बैठाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, उसके बाद पूछो आपको क्या चाहिए। कहेंगे हमको सिफारिश चाहिए। तो नागरिकता लाए हो? लाए हैं। फोटोकॉपी है? नहीं है। नहीं है, तुरंत फोटोकॉपी खींचो वहीं पे। रुपया 3 रुपया ले लो फोटोकॉपी का, लेकिन वो बैठे रहे, उनका फोटोकॉपी होना चाहिए। फोटो है? नहीं है, तुरंत फोटो खींचो। 40 रुपया ले लो, लेकिन उनको फोटो तुरंत। और वो चाचा बैठे हैं, वो कर्मचारी क्या करेगा? सिफारिश करा के लाके उनको हाथ में दे देगा। ये क्या है? इसके लिए क्या चाहिए? कौन सा बजट चाहिए? कौन सा आसमान को फोड़ना है बोलिए तो? कौन सा जमीन को फोड़ करके पानी निकालना? अभी का वार्ड अध्यक्ष चाहे तो अभी भी कर सकता। इसी को तो जनता राज कहा जाता है, जहाँ पे लोगों का एहसास हो, हमको मालूम पड़े, हमारे बुजुर्गों को मालूम हो, हमारी माताएं बहनों को मालूम हो कि ये हमारा सरकार है, यहाँ पे हमारे लोग हैं। जिस दिन उनको एहसास हो जाए, वही तो जनता राज। और उतना नहीं, उस कार्यालय में एक टेलीविजन लगा दिया जाए और उसमें नियम कानून की बात बताई जाए कि आपको जन्मदर्ता कैसे बनेगा, कितने दिन में बनाना है, आपको ब्याहदर्ता कैसे बनेगा, कब बनाना है, नागरिकता कैसे बनेगा। यदि टेलीविजन में वो दिखा रहा है, तो वो चाचा चाची का टाइम भी पास हो जाएगा, उनको मालूम भी होगा कि ये प्रक्रिया हमको अपनाना है। और ये याद कीजिए, आज रोड विस्तार के नाम पे मधेसियों का घर गिराया जाता है, दलित की बस्ती तोड़ी जाती है। क्या वो रोड विस्तार का योजना आज का योजना है? 10 बरस 20 बरस पहले का योजना है। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जब प्रधानमंत्री थे उस समय का योजना है। लेकिन आज से 10 बरस पहले किसी ने जाके मधेसियों के गांव में बताता कि इतना छोड़ के आपको घर बनाना है, तो किसी का घर गिरता, किसी का दीवार टूटती। आज वो बेचारा गरीब इतना मेहनत से पैसा कमा के ईंटा का दीवार बना लिया है, उस पे बुलडोजर चला रहा है। और कौन चला रहा है? जो अपने को सर्वहारा वर्ग की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, वो लोग बुलडोजर चला रहा, चला के गिरा रहा। यदि 10 बरस पहले ये चीज बता दिया जाता तो किसी का घर नहीं गिरता, सब सुरक्षित रहते। तो इसी को तो जनता राज कहा जाता है। रोजगारी की बात, यहाँ पैसा की कमी नहीं है मेरे भाइयों। एक एक नगर पालिका में 50 करोड़ से ज्यादा बजट है, एक एक वार्ड में 1 करोड़ से ज्यादा बजट है। पैसा की यहाँ पे कमी नहीं है। और पैसा की बात जब किया जाए तो यहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष मेयर साहब जो होंगे, वो लाखों रुपया का फोन रखते हैं, वो करोड़ों की गाड़ी चलते हैं, वो पैसा के नाम पे तेल का जो है बिल बना करके पैसा लूटते हैं। याद कीजिए इस बात को, आप लोग गौर कीजिए कि एक जो आपका वार्ड अध्यक्ष है, उसने तेल में कितने पैसा का बिल बनाता। एक दिन में वो 50-60 किलोमीटर गाड़ी मेरी चली कह के वो बिल बनाता। वो कहाँ चलता है आप लोग पूछिएगा? ये तो कहीं पानी में तो नहीं चलता है, या आसमान में ही उड़ता होगा कहीं पे।
और वो बिल बनाते हैं, लाखों लाख रुपया उसमें चला जाता है। सीमा विकास के नाम पे पिकनिक मनाते हैं ये लोग, करोड़ों रुपया पिकनिक में खत्म करते हैं। या चाय और समोसा के नाम पे आप देख लीजिए, किसी भी वार्ड का, एक वार्ड में लाखों रुपया से ज्यादा समोसा और चाय में चला जाता है। तो विकास क्या होगा? आपका पैसा जितना है वो नाजायज खर्च हो रहा। वहीं पे अगर 5 लाख रुपया का लगानी करके एक झोला बनाने का छोटा फैक्ट्री खोल दे, ऊन का झोला, तो सैकड़ों मेरी माताएं बहनें उसमें काम करेंगी। जो कमती में 15 से 20 हजार रुपया वो कमाएंगे, 4 घंटा काम करेंगे। एक वार्ड में 2 जगह पे सोडा, साबुन, मेणबत्ती, अगरबत्ती, माचिस का छोटा छोटा फैक्ट्री खोल दे तो सैकड़ों युवा लोग उसमें काम करेगा। एक वार्ड में एक ही जगह पे 10 को कपड़ा सिलने वाला मशीन रख दे, गारमेंट खोल दे, 50 लोग उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, कृषि को छोड़ दीजिए, केवल छोटा छोटा औद्योगिकरण करके यदि काम कर दे तो एक बरस में हम 300 लोगों को डायरेक्ट रोजगारी दे सकते हैं। ये कमती में 20-25 हजार रुपया कमा सकता है, और उसमें लगानी कितना लगेगा? 40 हजार रुपया लगेगा, 40 लाख रुपया लगेगा। 40 लाख रुपया में 300 लोगों को रोजगारी दिया जा सकता है यहाँ। अब बताइए, यदि जनमत पार्टी की सरकार 5 बरस रही तो कितना हुआ? 5 × 3 1500 परिवार। 1500 परिवार को केवल छोटा सा औद्योगिकरण करके डायरेक्ट हम लोग रोजगारी दे सकते हैं। एक वार्ड में कितना घर होगा? बहुत होगा तो 1500 से 2000, इससे ज्यादा घर नहीं है। बताइए, एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब वो यदि आएगा, बहकाएगा कि ये झूठे कह रहे हैं, झूठे कह रहे हैं, तो झापड़ देना कि तू तो 3 बरस चला लिया, 10 को भी रोजगारी दिया हो तो बताओ, कभी दिया है 10 आदमी को? और याद कीजिए, आपके वार्ड में आपका पैसा है। मुझे मालूम है कि समय नहीं है आप लोग के पास, लेकिन मैं थोड़ी 2 बात और कह देता हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, समय नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक वार्ड, एक गांव पालिका, नगर पालिका में आपके लिए महिला का पैसा है, वृद्ध का पैसा है, युवा का पैसा है, कहाँ जाता है किसको पता है? यहाँ पे बैठे आप लोग बताओ कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, किसी को पता है? हाथ उठा के बताओ, किसी को पता नहीं। अब बताइए, पैसा आपका है, बजट आपका है, आपको पता ही नहीं, दुर्भाग्य की बात। लेकिन उसी जगह पे यही मेयर साहब, अभी का मेयर साहब, यदि सब घर में एक मोबाइल का सिम वितरण कर दे और वो सारे नंबर अपने कार्यालय के डिवाइस में रखे और वहां से एक मैसेज लिख के भेज दे कि युवा का पैसा यहाँ पे खर्च होने जा रहा, तो आप अपने घर में बैठ के उसको पढ़ लेंगे कि नहीं? और उसमें ऑप्शन भी रहेगा, ठीक या बेठीक। आप ठीक में टिक लगा दीजिए, बेठीक में टिक लगा दीजिए, वो सारा मैसेज उसके कार्यालय में पहुंचेगा। उसको वो देख करके निर्णय करे कि बहुसंख्यक लोग, 50% से ज्यादा, सैकड़ा में 50 लोग से ज्यादा लोग क्या कहता है, उस योजना को पारित करता है कि नहीं करता है। यदि पारित करता है तो आप लगाइए, नहीं पारित करता है तो पुनः आप योजना बनाइए, तब ना विकास होगा। इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है कि हर चीज जनता से पूछ करके किया जाए। इसको पूछने में कौन सा अपराध है बताइए? वो समोसा का पैसा का भी खर्च नहीं होगा, जो चाय में पैसा उड़ा दिया जाता है वो भी खर्च नहीं होगा। ये आपको पता होगा कि आपके गांव पालिका, नगर पालिका, आपके वार्ड में आपका पैसा कहां जा रहा है। यहीं पे लोग ठंडी से मरता है, गर्मी से मरता है, कपड़ा नहीं होता उससे मरता है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहीं पे एक नगर भवन बना दिया जाए, सुखीपुर नगर भवन बना दिया जाए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगेगा ना, कोई बात नहीं, एक भवन बना दिया जाए और कहा जाए जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो आके यहाँ पे रहे, रहने का भी व्यवस्था है, खाना की व्यवस्था है, कपड़ा का भी व्यवस्था है, लेकिन उसको 8 घंटा अनिवार्य काम भी करना पड़ेगा। जो मेरा भाई, जो मेरा बुजुर्ग जिसके पास कुछ नहीं है वो रहेगा, खाएगा, बैठेगा, वो 8 घंटा काम भी करेगा। जब वो काम करेगा तो 500 रुपया हुआ ना उसका, 200 रुपया काट दीजिए। आप अपने जो खाना कपड़ा रहने का देते हैं ना, 200 रुपया काट लीजिए, फिर भी उसका 300 रुपया बचा कि नहीं बचा? तो जो आदमी ठंडी गर्मी कपड़ा रहने की वजह से मरने की स्थिति में था, उसका जान भी बच गया और 1 महीना के बाद जाएगा तो 10,000 रुपया भी लेके जाएगा। इसी को तो समाजवाद कहा जाता है और इसी को हम सब लागू करना चाहते हैं। ये कोई नगर पालिका अभी भी कर सकता है, पैसा की कमी नहीं है, कोई रोक भी नहीं रहा है। ये झूठ पूर्णवा कहता है फलाना नहीं करने देता है, धमाका नहीं करने देता, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा काम, विकास का काम कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इनके पास
क्या नहीं है, विजन नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, गुंडा तस्कर लोग राजनीति करते हैं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग राजनीति नहीं है। इसलिए मतलब सार संक्षेप में आप समझे तो अभी यहाँ पे अपना शासन नहीं है, अपना राज नहीं है, अपना सरकार नहीं है। इसलिए ये सरकार कोई भी हो, चाहे वो केंद्र का हो, प्रदेश का हो, स्थानीय का हो, यदि आप बदलाव चाहते हैं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। वहां पे जनता की सरकार बनानी होगी, वो जनमत पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। इसके बाद हमारी सारी समस्या का ही समाधान होगा, दूसरा विकल्प कुछ नहीं है। इसलिए निसंकोच आप लोग जनमत पार्टी में जुड़िए और जनता राज लागू कीजिए। बोलिए कितने लोग जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर में मोहर लगाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए। सब लोग हाथ उठा के बताइए, पूरा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ ताली बजा के बताइए मेरे भाइयों, ताली बजा के बताइए। तो आप जरूरी है, यदि आप अपने बाल बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, इनको यहीं पे रोजगारी देना चाहते हैं, तो निसंकोच जनमत पार्टी के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को आने वाले चुनाव में, चाहे वो चुनाव बैसाख 17 गते हो, चाहे वो 2 महीना के बाद हो, 6 महीना के बाद हो, आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जनमत पार्टी को विजय कराना है। और वोट ऐसा चीज होता है मेरे भाइयों, दो धारी तलवार होता है, दो धारी। वोट ऐसा चीज होता है, यदि सही जगह पे गिरेगी तो आबाद करेगी, खुशहाल करेगी। यदि गलत जगह पे वोट का इस्तेमाल कर दिए तो हमेशा खून खराबा करेगी। एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस हमेशा से एक खून के प्यासे लोगों का संगठन है। इसलिए खून के प्यासे दलालों को अपने वोट से बहिष्कार करना होगा। कैसे करोगे? जैसे दशानंद रावण की हालत हुई, 10 सिर होते हुए भी रावण का वध नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका सिर काटोगे मरेगा नहीं, उसके देह पे बाण मारोगे खत्म नहीं होगा। तो सही जगह पे निशाना लगाना होगा। सही जगह कहाँ है? उसके नाभि में तीर मारना होगा, क्योंकि उसका प्राण नाभि में है, तब जाकर के रावण का अंत होता है। इसी प्रकार इन नेताओं का प्राण कहाँ पे है? ये चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, जसपा हो, कोई भी हो, ये सबका प्राण इनके वोट में है, आपके वोट में है। इसलिए उस वोट का निशाना सही लगाइए, इन अत्याचारियों को यहाँ से विदा कीजिए, एकदम ताली बजा के विदा कीजिए। बजाइए ताली, यहाँ से विदा हो गए। ऐसा कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जसपा सब विदा हो गए। जय मधेश, जय जनमत, जय जनमत।